नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल कोर्ट से में। और आज मैं जिक्र करूंगा 2 फरवरी से लेकर 6 फरवरी के बीच में कुल 21 इम्पोर्टेंट जजमेंट जो डिफरेंट लॉ पॉइंट्स पे वो फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और ये जो जजमेंट्स है इसको कंपाइल करने का पूरा श्रेय जाता है रमेश कुमार मिश्रा, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, मेरे कलीग है। मैं खुद भी एक एवार हूँ, लेकिन इस कंपेरेंसिव केस समरी का जो पूरा दारोमदार था बनाने का, जो मेहनत थी, वो रमेश कुमार मिश्रा जी की। तो उन्होंने ही ये मुझे डिटेल प्रोवाइड किया है और मैं उनकी सहमति से ही आपके समक्ष ये पूरा कंपेरेंसिव केस समरी 21 जजमेंट का मैं पेश कर रहा हूँ। क्योंकि ये 21 जजमेंट्स है तो इसके बारे में अगर मैं समरी डिस्कशन भी करूँ तो कम से कम 1.5-2 घंटा लग जाएगा। इसलिए मैं संक्षिप्त में सिर्फ कॉन्सेप्ट जो है, केस टाइटल और इशू इन्वॉल्व और फाइंडिंग जितना हो सके आज के वीडियो में मैं करूँगा, और कुछ बच जाएगा तो अगली वीडियो में वो मैं डाल दूँगा। तो शुरू करते हैं। पहला जो है जजमेंट जो है रज़िया बेगम बरनाली मुखर्जी का है। 2 फरवरी को ये 2 फरवरी 2026 को जजमेंट पास हुआ जस्टिस नरसिम्हा और आलोक अराधे की बेंच में। इशू था कि whether the arbitration could be invoked when the arbitration agreement itself was in serious dispute। यानी ये कोई एग्रीमेंट जो है जो अपने आप में फ्रॉडुलेंट और फैब्रिकेशन का उसके ऊपर एलिगेशन है, ऐसे में क्या आर्बिट्रेशन इन्वोक किया जा सकता है। फाइंडिंग है कि नहीं किया जा सकता, ये संक्षिप्त में है। दूसरा जो जजमेंट है वो है संदीप सिंह बोरा वर्सेस नरेंद्र सिंह दियोपा। ये भी 2 फरवरी का जजमेंट है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता का है। इशू इन्वॉल्व था कि वेदर द हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ द जुरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 226 of the Constitution of India interfere with the panchayat election process by staying rejection of nomination and directing inclusion of disqualified candidate despite the constitutional bar under Article 243O। तो ये इशू इन्वॉल्व हुआ था और कोर्ट की जो फाइंडिंग है वो सुप्रीम कोर्ट की जो फाइंडिंग है वो ये है कि जो हाई कोर्ट था, दे एड इन स्टेइंग द सिंगल बेंच ऑर्डर एंड परमिटिंग द रेस्पोंडेंट मेंबर टू कंटेस्ट। द डिविजनल बेंच एक्टेड इन डिसरिगार्ड ऑफ आर्टिकल 243 एंड स्टैट्यूटरी बार अंडर सेक्शन 131H। Once the appellant has been declared elected unopposed, the election process had attained finality। तो अंडर आर्टिकल 226 के अंदर कोई प्रोविज़न को इन्वोक करके जो रिजेक्शन ऑफ द नॉमिनेशन एंड डायरेक्टिंग द इंक्लूजन ऑफ द डिस्क्वालिफाइड कैंडिडेट का इंटरफेरेंस ऐसे मामलों में भी नहीं किया जा सकेगा। और तीसरा जो जजमेंट है सतिंदर सिंह भसीन का वर्सेस कर्नल गौतम मलिक, ये भी 2 जनवरी का है। मेरे हिसाब से ये 2 फरवरी होना चाहिए, टाइपो एरर हो सकता है। जस्टिस संजय कुमार और विनोद चंद्रन का है। वेदर इशू जो है वेदर सिंगल इंसॉल्वेंसी पिटिशन अंडर सेक्शन 7 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड कैन बी मेंटेन अगेंस्ट 2 सेपरेट बट इंटरलिंक्ड कॉर्पोरेट डेटर, and whether the threshold requirement of 100 allottees was validly met when the petition was filed। तो ये इशू जो है वो
जो फाइंडिंग है वो ये है कि अ पिटिशन अंडर सेक्शन 7 ऑफ द IBC बाय 100 और मोर अलॉटीज इज मेंटेनेबल if even if some withdraws later. Substitution before registration under Rule 28 is valid. A joint insolvency petition against multiple interlinked developers of a single project is legally maintainable. Group insolvency service to protect the home buyers and ensure value maximization. तो ये पॉजिटिव फाइंडिंग है. फिर अगला जो जजमेंट है वो स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का है. ये ओरिजिनल सूट 1 ऑफ 2018 2 फरवरी जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस NV अंजारिया का है. इशू जो था वेदर द यूनिलैटरल कंस्ट्रक्शन ऑफ द चेक डैम्स, diversion structure and other work by state of Karnataka across the interstate river Peniyar without the consent of the state of Tamil Nadu violates 1892 agreement, and whether the central government is required to constitute a tribunal under Interstate River Water Dispute Act 1956. काफ़ी जटिल समस्या है जहाँ तक कि वाटर डिस्प्यूट का इशू है कर्नाटका और तमिलनाडु में. वो आप सभी को पता ही होगा और पब्लिक डोमेन में है वो. तो जो फाइंडिंग है वो ये है कि द नेगोशिएशन प्रोसेस बिटवीन द तमिलनाडु एंड कर्नाटका गवर्नमेंट हैड फेल्ड and the central government is now under the statutory obligation to constitute tribunal under section 4 of the Interstate River Water Dispute 1956. और जो फाइनल डिसीजन है, द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट एंड कॉन्स्टिट्यूट अ वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल विद इन अ मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द जजमेंट. तो जो प्रिंसिपल अफर्मेशन हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, व्हेन अ नेगोशिएशन बिटवीन द राइपेरियन स्टेट्स फेल, the central government is mandatory required under section 4 of the Interstate River Water Dispute Act to constitute a tribunal for adjudication of the interstate water dispute. अगला जो जजमेंट है वो C वेलुस्वामी वर्सेस K इंधेरा, ये 3 फरवरी का है, जस्टिस नरसिम्हा और चंदूरकर का है. और ये इशू इन्वॉल्व था वेदर अ कोर्ट कैन एंटरटेन एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 29A सबसेक्शन 5 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट टू एक्सटेंड द मैंडेट ऑफ द आर्बिट्रेटर इवन आफ्टर एन आर्बिट्रियल अवार्ड इज रेंडर्ड बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट ऑफ 18 मंथ. इम्पॉर्टेंट इशू है और इसकी जो फाइंडिंग है मैं उस फाइंडिंग के ऊपर सीधे टिप्पणी करूंगा. यहाँ पे जो अपील है वो अलाउ की गई और मद्रास हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था 24 जनवरी 2025 सेट असाइड किया और जो एप्लीकेशन था सेक्शन 29A वो इसको रिस्टोर किया एंड द हाई कोर्ट वाज डायरेक्टेड टू डिसाइड द एप्लीकेशन अफ्रेश इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एज लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट. और जो लीगल प्रिंसिपल अफर्म्ड हुआ है वो ये है कि अ कोर्ट कैन एंटरटेन एंड अलाउ एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 29A सबसेक्शन 5 टू एक्सटेंड द मैंडेट ऑफ एन आर्बिट्रेटर इवन आफ्टर द आर्बिट्रियल अवार्ड इज रेंडर्ड बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड. सच एन अवार्ड दो अनएनफोर्सेबल इज नॉट वाइड एंड द कोर्ट्स पावर टू रिव्यू और कंटिन्यू द प्रोसीडिंग्स रिमेन्स इंटैक्ट. अगला जो जजमेंट है वो P सुरेश वर्सेस D कलाइयावानी एंड अदर्स, कलाइयावानी P सुरेश वर्सेस D कलाइयावानी. प्रोनाउंसिएशन जो है थोड़ा सा गड़बड़ सा है मेरी तरफ से, बट मैंने कोशिश की कि सही तरीके से प्रोनाउंस करूँ. 3 फरवरी 2026 का जजमेंट है जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया का. इशू था वेदर द कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट कुड एक्सरसाइज इट्स पावर
of superintendence under Article 227 of the Constitution to strike a plaint when a specific remedy of rejection of plaint under Order 7 Rule 11 of the Code of Civil Procedure 1908 is available. मैं सीधे जो प्रिंसिपल अफर्म हुआ उसके बारे में ही बात करूंगा कि ये सेटल प्रोविजन है. When a specific statutory remedy is available under the Code of Civil Procedure, such as rejection of the plaint under Order 7 Rule 11, the High Court should not exercise its power of superintendence under Article 227 of the Constitution. The supervisory jurisdiction is to be used only in exceptional circumstances for grave injustice or abuse of process. इन शॉर्ट, जब ऑर्डर 7 रूल 11 में आप रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का एप्लीकेशन दायर कर सकते हो तो सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन के अंडर आर्टिकल 226 का जो रिट पिटिशन है वो मेंटेनेबल नहीं होगा टू रिजेक्ट द प्लेंट. अगला जो जजमेंट है वो टाइटल के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है इस कंपाइलेशन में. बहरहाल ये जजमेंट है 4 फरवरी 2026 का जस्टिस राजेश बिदाल, जस्टिस विजय बिश्नोई का, और ये क्रिमिनल अपील है. और इशू था वेदर द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कैन कंडक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 8 ऑफ द CRPC, नाउ सेक्शन 193 सबसेक्शन 9 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, after submission and acceptance of the final report without obtaining leave of the magistrate concerned. ये भी सेटल प्रोविजन है. हालांकि जो प्रिंसिपल अफर्म हुआ मैं उसके बारे में ही कट शॉर्ट करके बात करूंगा. द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कैन नॉट conduct further investigation after submission and acceptance of the final report without obtaining leave of the magistrate. Executive or police authorities have no power to unilaterally order further investigation once the case has attained the judicial closure. अब आते हैं अगला जजमेंट जिसके बारे में ये टाइटल यूपी जूनियर हाई स्कूल काउंसिल इंस्ट्रक्टर वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. ये जजमेंट भी 4 फरवरी 2026 का है. इशू involved whether part-time contractual instructor teachers appointed under the Sarva Shiksha Abhiyan in upper primary schools of Uttar Pradesh are entitled to periodic revision and enhancement of their fixed honorarium of 7,000 per month, and whether reduction of the honorarium violates constitutional and statutory provisions. ये important finding है. मैं सीधे प्रिंसिपल जो लेट डाउन किया गया है वो उसके बारे में ही डायरेक्टली बात करूंगा. टीचर्स अंडर द गवर्नमेंट एजुकेशन स्कीम्स आर एंटाइटल्ड टू फेयर एंड पीरियडिकली रिवाइज ऑनोरियम. फिक्सिंग स्टैग्नेंट पे कॉन्स्टिट्यूट फोर्स्ड लेबर प्रोहिबिटेड बाय आर्टिकल 23. द स्टेट बियर्स प्राइमरी लायबिलिटी टू इंश्योर fair remuneration and may later recover the union share under the pay and recover principle. और जो जजमेंट दिया गया वो इंस्ट्रक्टर्स टू पे ₹17,000 पर मंथ विथ इफेक्ट फ्रॉम 2017-18. पेमेंट टू कमेंस फ्रॉम 1 April 2026 with arrears for prior years to be paid within 6 months. The state may recover the central share subsequently. Nice judgment. अगला जो जजमेंट है एमिनेंट कॉलोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस राजस्थान हाउसिंग बोर्ड. ये जजमेंट है 4 फरवरी 2026 का जस्टिस पारदीवाला KV विश्वनाथन का. इशू इन्वॉल्व है वेदर क्लॉज 23 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड द राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अ वैलिड आर्बिट्रेशन क्लॉज एंड वेदर the commercial court and high court were justified in holding otherwise after the appointment of the arbitrator by the high court under section 11 of the Arbitration and Conciliation Act 1996. Sorry. और जो principal let down है, when an arbitrator is appointed under section 11, the judicial finding on the existence and the validity of the arbitration agreement attains finality
and binds the parties throughout subsequent stages, including the arbitral and the post-award proceedings. Lower court cannot reopen the issue under section 34. और जो हेल्ड किया है, द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर बाय द राजस्थान हाई कोर्ट इन 2014 was judicial in nature, involving an implicit finding that clause 23 constituted an arbitration clause. That finding attained finality and could not be reopened. The commercial court and the high court erred in setting aside the award on the ground that clause 23 was not an arbitration clause. नेक्स्ट जजमेंट है जो जजमेंट नंबर 10 इस टेबल के कंपाइलेशन का है, विनीत बिहारी वर्सेस एमजीएफ डेवलपर, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया, 4 फरवरी 2026 का ये जजमेंट है. इशू इन्वॉल्व वेदर द कंप्लेनेंट्स फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ द कंज्यूमर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन डी ऑफ द Consumer Protection Act when they had leased the residential flat purchased from the developer to third party after taking possession. और जो लीगल प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया है, a buyer of a residential property does not cease to be a consumer merely because the property is later leased out unless the developer proves that the dominant purpose of the purchase was commercial profit. The onus to prove the commercial purpose lies on the service provider. और यहाँ पे NCDRC के अगेंस्ट में जो अपील थी वो अलाउ की गई and the complaint was restored to its original number to decide on its own merit. Supreme Court held that the NCDRC erred in dismissing the complaint on the ground that appellants were not consumers. So, in short, even if the residential flat purchased from the developer is leased to the third party after taking possession, the buyer will fall under the definition of consumer. Next judgment is Rupesh Kumar Meena versus Union of India, 4 फरवरी 2026, जस्टिस राजेश बिदाल और जस्टिस अतुल चांदुरकर. वे इशू इन्वॉल्व जो है, वेदर एन IPS ऑफिसर ऑलरेडी एलोकेटेड and serving in a cadre can claim allocation to an insider vacancy of an earlier selection year on the ground that senior candidate did not accept the vacancy. जो सुप्रीम कोर्ट का फाइंडिंग है इसके बारे में डायरेक्टली बात करता हूँ. सुप्रीम कोर्ट dismiss an appeal and upheld the orders of the tribunal and the high court holding that appellant had no legal right to seek reallocation to the Rajasthan cadre after long delay and that cadre allocation was made must attain finality. अगला जजमेंट है मोहसिन बिला मलिक वर्सेस सना आफ्ताब, जस्टिस पंकज मिठाई और जस्टिस SVN भाटी, 4 फरवरी 2026. Issue involved whether the High Court was justified in restoring custody of a minor children to the mother without adequately considering her conduct in removing the children from the foreign jurisdiction in violation of the court order and undertakings and without considering other relevant factors bearing on the welfare of the children. जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, बाय विच द कस्टडी टू द मदर was granted was set aside, or the matter was remanded to the High Court for a fresh consideration on merit and in accordance with the law and with expeditious disposal. अगला जो जजमेंट है रेजिन मारी चेलामनी वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय द सुपरिटेंडेंट ऑफ द कस्टम क्रिमिनल अपील नंबर, इसमें अपील नंबर SLP 18886 2025, 5 February 2026, Justice Sanjay Kumar and Justice Vinod Chandran. Issue involved whether the appellant is entitled to regular bail in NDPS case involving commercial quantity. Interesting है ये फाइंडिंग जो है, ultimately appeal allowed हुई and then and the order of the High Court denying the bail was set aside. The appellant was directed to be released on bail on stringent terms and conditions to be fixed by the trial court.
including the surrender of the passport and to cooperate in the trial. Directions regarding the informing accused person of the right to legal representation were directed to be communicated to all the high courts. लॉ पॉइंट जो डिस्कस किया गया था वो ड्यूरेशन ऑफ द इनकारनेशन, पायरिटी, nature of observation while granting the bail, right to legal representation, and duty of the trial court to record the compliances. The trial court must record the offer made to the accused regarding the legal representation, the response of the accused, and the action taken thereupon before commencing the examination of the witness. नेक्स्ट जजमेंट है वो साशीन पटेल एंड अनदर वर्सेस उदय दलाल एंड अदर्स, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता का है. वेदर द सक्सेसर इन द इंटरेस्ट ऑफ द टेनेंट occupant of the flat could be denied membership of a cooperative housing society on the ground of delay in payment of the contribution, and whether the joint registrar acted beyond jurisdiction in directing grant of such membership. And जो फाइंडिंग है, द अपील अल्टीमेटली अलाउ की, द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट वाज सेट असाइड टू द एक्सटेंट इट इंटरफियर्ड विद द ग्रांट ऑफ मेंबरशिप. The entitlement of the appellant and the subsequent transferee to the membership of the society was recognized, subject to the liberty to the aggrieved members to seek determination of the enhanced interest. नेक्स्ट जजमेंट जो है वो थारामेल पीथाम्बरम एंड अनदर वर्सेस टी उषा कृष्णन एंड अनदर, 5 फरवरी 2026 का ये जजमेंट है. इशू वेदर द सेल डीड एग्जीक्यूटेड बाय एजेंट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द डिस्प्यूटेड पावर ऑफ अटॉर्नी वेर वैलिड, एंड वेदर द हाई कोर्ट एक्सीडेड इट्स ज्यूरिडिक्शन अंडर सेक्शन 100 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, रिवर्सिंग द फाइंडिंग ऑफ द फर्स्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल. इंटरेस्टिंग ये भी है, the appeal was dismissed. The Supreme Court upheld the judgment of the High Court, restoring the trial court decree, declaring that the sale did void and granting consequential relief. Obviously, on the basis of the fictitious and disputed power of attorney, the sale deed would definitely be a void one. नेक्स्ट जजमेंट है वो जो है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अनदर वर्सेस कॉन्फेडरेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेस्ट बंगाल एंड अनदर, जस्टिस संजय करोल एंड जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, 5 फरवरी का है. वेदर द एम्प्लॉयज ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल हैव लीगली इन्फोर्सेबल राइट टू डियरनेस अलाउंसेस एंड whether such right flows from the statutory rules framed under Article 309 of the Constitution, and whether the financial constraints of the state can justify denial or deferment of the payment of dearness allowances. State way finding की तरफ चलता हूँ. Appeals were allowed, and the appeals filed by the state were partly allowed to the extent indicated in operative direction. The Supreme Court affirmed that the dearness allowances is legally enforceable right of employees of the state of West Bengal, upheld computation on the basis of the AICPI, directed release of the arrears for the relevant period, constituted a monitoring committee for phased payment, and disposed the connected contempt petition. The fair judgment. नेक्स्ट जजमेंट है वो प्रमोद कुमार नवरत्ना वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, 5 फरवरी 2026, जस्टिस BV नागरथा और जस्टिस उज्जल भुयान. Whether the FIR and the charge sheet alleging offence under section 376 subsection 2N of the IPC disclose the essential ingredients of the rape on the false promise of the marriage, and whether continuation of the criminal proceedings would amount to abuse of process of law warranting exercise of the jurisdiction to quash the proceeding. Finding जो है, the appeal was allowed. The Supreme Court sets aside the order of the High Court and quashed FIR and charge sheet and all consequential proceedings, holding that the continuation of the proceeding would amount to abuse of the process of the law. ये consensual
रिलेशनशिप के बारे में था, तो ऑब्वियसली राइट फ्रेम ऑफ माइंड में ये जजमेंट दिया गया है। और अगला जो जजमेंट है वो दोराई राज वर्सेस दोराई स्वामी, डेड थ्रू एलआर एंड अदर्स, 5 फरवरी 2026, जस्टिस संजय करोल एंड जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। Whether the issue involved whether the suit scheduled properties constituted joint Hindu family properties, whether the appellant establishes that the properties standing in his name were self-acquired, whether the alienation made by the Karta in favor of one co-partner were supported by legal necessity and binding on the co-partner, whether the unregistered will dated 24 November 1989 was proved and valid, and whether the High Court was justified in affirming the modified preliminary decree for partition. फाइंडिंग जो है वो उस पर ही डिटेल में बात करेंगे। Appeals allowed, the Supreme Court upheld the judgment of the High Court affirming the modified preliminary decree for partition and rejecting the appellant's claim of exclusive ownership and validity of the will. जो लॉ पॉइंट डिस्कस किए इसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। इसका ये मतलब नहीं कि जो पिछले जहाँ पे मैंने लॉ पॉइंट डिस्कस नहीं किए थे वो इम्पोर्टेंट नहीं थे, वो सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन समय की कमी है। अगर मैं वो सारे करते जाऊँगा तो 3 घंटे का वीडियो बन जाएगा। बहरहाल इस मसले में जो लॉ पॉइंट इन्वॉल्व थे, मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली डज नॉट ऑटोमेटिकली रेंडर ऑल प्रॉपर्टीज जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टीज, where ancestral properties yielding income are shown to exist and acquisitions are made during the subsistence of the joint family, the burden shifts to the person asserting the self-acquisition. Hindu law does not require precise proof of source of fund for each acquisition made by the Karta when the joint family nucleus exists. Separate enjoyment or individual transactions do not by themselves establish partition without clear intention to sever joint status. Alienation by a Karta in favor of one co-partner must be proved to be for a legal necessity to bind other co-partners. Suspicious circumstances surrounding execution of a will, if not dispelled, justify rejection of the will, particularly when the rejection has attained finality. अब चलते हैं अगले जजमेंट के बारे में। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स वर्सेस जय हिंद प्राइवेट लिमिटेड, 6 फरवरी 2026, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह वर्सेस एंड जस्टिस एस.पी. भाटी। Issue involved whether the revenue officer had jurisdiction to review the vesting order dated 7th October 1971 under the West Bengal Estate Acquisition Act 1953, and whether the respondent's company was entitled to retain agricultural land under Section 6 subsection 1 subsection J of the Act, and vesting order had attained finality. Decision near the appeal was allowed, the judgment of the High Court was set aside and the order of the tribunal restored. The review order dated 7th May 2008 was held to be without jurisdiction and illegal, and the respondent company was held not entitled to retain the land beyond what was permitted under the vesting order 1971. अगला जजमेंट जो है वो वी पद्मावती एंड अदर्स वर्सेस भारती AXA जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, 6 फरवरी 2026. Issue involved whether the monthly income of the deceased ought to have been assessed at rupees 10,000 on the basis of the documentary evidence, whether future prospects were required to be added in computing the compensation, whether the compensation could be awarded under the head loss of love and affection in view of the law laid down in Pranay Sethi and subsequent decisions. जो फाइंडिंग है, the appeal was allowed, the Supreme Court reassessed the monthly income of the deceased at 10,000, added 40% towards the future prospect, applied the appropriate multiplier and recalculated the compensation at rupees 20,80,000. Compensation under the head of loss and love and affection was declined. The insurer was directed to pay the balance compensation with interest 9% per annum from the date of filing of the claim petition till realization. और अब आखिरी का जो जजमेंट है, लास्ट
Kanta and others versus Soma Devi, dead through LR and others, जस्टिस पंकज मिठाई एंड जस्टिस SVN भाटी 6 फरवरी 2026. Issue involved whether the plaintiff was entitled to a decree of perpetual injunction in respect of the suit land, whether the suit land was joint Hindu family property and was given to Soma Devi in lieu of a maintenance, thereby making her absolute owner under Section 14, subsection 1 of the Hindu Succession Act, and whether the plaintiff was entitled to recovery of the possession in absence of the specific pleadings regarding dispossession. और जो फाइंडिंग है सिविल अपील ऑब्वियसली अलाउ की गई. सुप्रीम कोर्ट अपील द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट होल्डिंग सिविल अपील डिसमिस की गई. आई एम सॉरी. सुप्रीम कोर्ट अपील द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट होल्डिंग दैट द प्लेंटिफ वाज नॉट इन पोजीशन ऑफ सूट लैंड एंड हैड फेल्ड टू प्लीड एंड प्रूव द रिक्वायरमेंट फॉर द रिकवरी ऑफ द पोजीशन एंड दैट द फर्स्ट डिफेंडेंट्स राइट in the property had ripened in absolute ownership under section 14(1) of the Hindu Succession Act. जो लॉ पॉइंट डिस्कस किया गया था, in a suit for perpetual injunction, possession of the plaintiff on the date of filing of the suit is an essential requirement and must be proved. In a suit for recovery of possession, the plaintiff must contain specific pleading regarding the entitlement, the date and the manner of disposition, and the nature of defendant's possession. Absence of such pleading is fatal. Right to a maintenance of the Hindu female is a pre-existing right under the Shastric Hindu law. Property granted to female Hindu in lieu of a maintenance results in enlargement of her limited interest into an absolute ownership by virtue of section 14(1) of the Hindu Succession Act 1956. The first appellate court erred in shifting the burden on the defendant and drawing the adverse inference without proper pleading and proof from the plaintiff. तो ये टोटल 21 जजमेंट हैं कर्टसी टू मिस्टर रमेश कुमार मिश्रा AOR सुप्रीम कोर्ट. उन्होंने कंपाइल किया है. मैंने सिर्फ उसके बारे में जो संक्षिप्त में जितनी जानकारी दे सकता था मैं मेरी काबिलियत के अनुसार उतनी जानकारी मैंने देने की कोशिश की. और इसी के साथ ये आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कल शाम तक. और इसी के साथ मैं आप सभी का थैंक यू कहना चाहूँगा और इजाज़त चाहूँगा. हैव अ नाइस डे.